हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? ऑलरेडी कॉपी देखकर आपको पता चल ही गया। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। तो पहले हमें जानना होगा ऑल्टरनेटिंग करंट एसी कैसे हमें मिलता है। एसी जनरेटर के थ्रू हमें मिलता है ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी वोल्टेज की जो एक्सप्रेशन है वो आप याद रखिए, एसी वोल्टेज V इक्वल VM साइन ओमेगा टी। ये जो VM साइन ओमेगा टी ये एसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ Vm क्या है? एसी वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। देखिए ये एक एसी वोल्टेज की कर्व है। तो एसी वोल्टेज 0 से स्टार्ट होकर एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा। तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू है एसी वोल्टेज की, उसको हम Vm से डिनोट करते हैं। Vm मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, M मीन्स मैक्सिमम। ओके, साइन ओमेगा टी, साइन मीन्स ये जो कर्व है इसको हम साइन कर्व कहते हैं। ओमेगा मीन्स एंगुलर स्पीड, टी मीन्स टाइम। ओमेगा टी एक साथ थीटा को रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। आइए देखते हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रेसिस्टर। एक रेसिस्टर है और इसके साथ हमने क्या कनेक्ट किया है? एक एसी वोल्टेज। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उस करंट की एक्सप्रेशन कैसा होगा, इक्वेशन कैसा होगा, वो हमें निकालना है। एसी वोल्टेज Vm साइन ओमेगा टी, लेकिन जो करंट यहाँ फ्लो हुआ है उसका एक्सप्रेशन कैसा है? I इक्वल Im साइन ओमेगा टी। तो ये कैसे मिला? किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ, किर्चॉफ्स लूप रूल, उसको अप्लाई करके हमें मिला I इक्वल Im साइन ओमेगा टी। इसको डिटेल्स जानने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जाना होगा और उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। फेज डिफरेंस, करंट और वोल्टेज दोनों में फेज की डिफरेंस कितना है? देखिए वोल्टेज में फेज कितना है? ओमेगा टी। करंट में फेज ओमेगा टी। साइन के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम फेज कहते हैं। तो वोल्टेज में फेज है ओमेगा टी, करंट में फेज है ओमेगा टी। फेज डिफरेंस मतलब दोनों फेज की डिफरेंस कितना है? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, क्या मिलेगा? 0। फेज डिफरेंस 0 है तो दोनों कर्व सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा। देखिए करंट वोल्टेज दोनों 0 से स्टार्ट हुआ है। वोल्टेज ऊपर है, करंट नीचे है। वोल्टेज ऊपर क्यों है? क्योंकि पहले कौन आता है? वोल्टेज, उसके बाद ही तो हमें करंट मिलेगा। इसीलिए वोल्टेज थोड़ा ऊपर, करंट थोड़ा नीचे। यह है फेजर डायग्राम। फेज डिफरेंस 0 है, इसीलिए वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम लाइन पर लाई किया है। वोल्टेज आगे है, करंट थोड़े पीछे में है। नेक्स्ट एवरेज पावर। पावर निकालने के लिए हमें कुछ फार्मूला है। एक फार्मूला है I इंटू V और एक फार्मूला है I स्क्वायर इंटू R। यहाँ रेसिस्टर है इसलिए हम कौन सी फार्मूला अप्लाई करेंगे? I स्क्वायर इंटू R। तो एवरेज पावर P बार इक्वल I स्क्वायर इंटू R। ये जो ब्रैकेट हमने यूज किया है उसका मीनिंग क्या है? हम एवरेज निकाल रहे हैं। I की वैल्यू कितना है? I की एक्सप्रेशन को हम पुट करेंगे Im साइन ओमेगा टी। I स्क्वायर है इसीलिए Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले आया, Im स्क्वायर इंटू R, ये कांस्टेंट टर्म है। लेकिन साइन टर्म कांस्टेंट नहीं है क्योंकि साइन की वैल्यू चेंज होते हैं। जब थीटा चेंज होते हैं साइन की वैल्यू चेंज होते हैं। इसीलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की हमें एवरेज लेना होगा। क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म नहीं है तो एवरेज लेने से हमें मिलेगा हाफ। तो हमें मिल गया एवरेज पावर हाफ Im स्क्वायर इंटू R। ये हो गया रेसिस्टिव सर्किट के लिए, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए
एवरेज पावर की एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। ये एक इंडक्टर है एल मीन्स इंडक्टेंस। इंडक्टर के इस साइड में हमें क्या कनेक्ट किया, एक एसी सोर्स जो एसी वोल्टेज को सप्लाई करेगा। एसी वोल्टेज कितना है, Vm sin ओमेगा टी। अब इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। फिर से हमने क्या किया, अगेन हम क्या करेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, करंट I इक्वल Im sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। I इक्वल Im sin ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, यहाँ लिखा है ओमेगा टी। वोल्टेज में ओमेगा टी है लेकिन करंट में ओमेगा टी माइनस 90। मतलब कौन आगे है, आगे कौन है, वोल्टेज। वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। कितना आगे है वोल्टेज, वोल्टेज 90 डिग्री आगे में है, करंट 90 डिग्री बैक में है। इस बात को याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, जहां एक इंडक्टर है और कोई भी दूसरा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है, ऐसे सर्किट में करंट बाद में, वोल्टेज 90 डिग्री आगे, करंट 90 डिग्री पीछे में होते हैं, वोल्टेज 90 डिग्री आगे होते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल ओमेगा L। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, देखिए जब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा तो ये जो L है, जो इंडक्टर है, वो करंट को रेसिस्ट करेगा। करंट फ्लो के समय इंडक्टर रुकावट पैदा करेगा, तो जो रेसिस्टेंस इंडक्टर जनरेट करेगा, इंडक्टर के वजह से जो रेसिस्टेंस यहाँ जनरेट होगा, जो रेसिस्टेंस पैदा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल ओमेगा L। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना होगा, वोल्टेज में फेज है ओमेगा टी, करंट में फेज है ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो दोनों को माइनस कीजिए, ओमेगा टी कैंसिल जाएगा, रहेगा 90 डिग्री पाई बाई 2। तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। कौन आगे है, वोल्टेज, कौन पीछे है, करंट। इस डायग्राम को देखिए, वोल्टेज 0 से स्टार्ट हुआ है लेकिन करंट 90 डिग्री पीछे में है, इसीलिए यहां से स्टार्ट हुआ है। पहले कहा वोल्टेज ऊपर में होगा, करंट नीचे में होगा, क्योंकि वोल्टेज पहले आता है, बाद में करंट हमें मिलता है। यह है फेजर डायग्राम, ये V है, ये I। दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है V एंड I के बीच जो एंगल है वो है 90 डिग्री। एवरेज पावर, कितना पावर यहाँ जनरेट हुआ है, पावर P बार इक्वल I इंटू V। I एंड V का जो एक्सप्रेशन है दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमें क्या मिला, करंट और वोल्टेज दोनों की एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिला, 0। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई किया था, वो साइड में लिखा है साइन ट्वाइस थीटा। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है। उसके बाद इसका वैल्यू कितना मिला, 0, क्योंकि ये जो साइन ट्वाइस ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू 0 है, इसीलिए हमें मिला 0। सो हम कह सकते हैं एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज पावर की वैल्यू कितना है, 0 है। नेक्स्ट, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में जब हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब करंट की एक्सप्रेशन कैसा होगा।
वोल्टेज क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी। ये जो सोर्स वोल्टेज है वो होगा वी एम साइन ओमेगा टी। करंट, किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करके हमें करंट मिला, आई इक्वल आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इन दोनों एक्सप्रेशन से हमें यह पता चल गया, जब कोई कैपेसिटर एसी सोर्स के साथ हम कनेक्ट करेंगे तब उस सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगा। वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होगा, करंट 90 डिग्री आगे होगा। नेक्स्ट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल 1 बाय ओमेगा सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इस सर्किट में करंट फ्लो होने से रेसिस्ट करेगा, रुकावट पैदा करेगा। जो रेसिस्टेंस कैपेसिटर की वजह से यहाँ हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फेज डिफरेंस, वोल्टेज एंड करंट दोनों की जो फेज है डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। वोल्टेज एंड करंट दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। करंट 90 डिग्री आगे है, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे में है। तो ये वोल्टेज की कर्व है। वोल्टेज की कर्व 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन करंट 90 डिग्री आगे में है, इसीलिए 0 से ऊपर से स्टार्ट होगा और वोल्टेज के नीचे में करंट हमें ड्रॉ करना होगा। और ये है फेजर डायग्राम। वोल्टेज एंड करंट दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। एवरेज पावर P बार इक्वल I इंटू वी। I एंड V दोनों की जो एक्सप्रेशन है उसको हमने मल्टीप्लाई किया, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री इंटू वी एम साइन ओमेगा टी। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 0। साइन ट्वाइस ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू है 0, इसीलिए रिजल्ट हमें मिला 0। हम कह सकते हैं कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में कंप्लीट 1 साइकिल के लिए एवरेज पावर की वैल्यू 0 है। AC voltage applied to a series LCR circuit, LCR, L, C and R इन तीनों को सीरीज में अरेंज करके AC सोर्स के साथ हमने कनेक्ट किया। AC सोर्स वोल्टेज कितना है, V इक्वल VM साइन ओमेगा टी। जो करंट इस सर्किट में फ्लो होगा उसका एक्सप्रेशन कितना होगा, किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करके हमें मिला, I इक्वल आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इम्पीडेंस मीन्स L, C and R, ये 3 इलेक्ट्रिकल एलिमेंट करंट को फ्लो होने में रेसिस्ट करेगा। L भी रुकावट पैदा करेगा, C भी फ्लो होने में रेसिस्ट करेगा, रुकावट पैदा करेगा, एंड R ऑल्सो। तो तीनों मिलकर कितना रेसिस्टेंस, टोटल कितना रेसिस्टेंस क्रिएट किया, उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। इम्पीडेंस Z इक्वल रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। फेज डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी प्लस फाई, तो डिफरेंस कितना है, फाई। ये जो फाई है इसको हम कैसे निकालते हैं, फाई को हम कैसे निकालते हैं, टेन इनवर्स XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R। इस सर्किट में XC की वैल्यू कितना है,
कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय R, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू आएगा उसको 10 इन्वर्स में कितना होगा, तब हमें मिलेगा फाई की वैल्यू। फेज डिफरेंस फाई है, इसीलिए वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगा। करंट थोड़ा आगे में है, क्योंकि यहाँ करंट आगे है, वोल्टेज से करंट फाई एंगल में आगे है, इसीलिए करंट 0 से ऊपर है और वोल्टेज 0 से स्टार्ट हुआ है। वोल्टेज एंड करंट दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, फाई। ये है फेजर डायग्राम। नेक्स्ट एवरेज पावर। एवरेज पावर निकालने के लिए करंट एंड वोल्टेज दोनों के एक्सप्रेशन हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमें मिला तो हमें क्या मिला, आई वी कॉस फाई। पुटिंग वी इक्वल आई जेड हमें मिलेगा आई स्क्वायर जेड कॉस फाई। ये जो कॉस फाई टर्म है इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। कॉस फाई टर्म को हम पावर फैक्टर बोलते हैं। तो ये है एलसीआर सर्किट में एवरेज पावर की एक्सप्रेशन। रिजोनेंस। इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट, if at a certain angular frequency omega naught, the inductive and capacitive reactances are equal and opposite, it is said as an electrical resonance। तो रिजोनेंस क्या है? एलसीआर सर्किट में जब XL एंड XC इन दोनों की वैल्यू सेम होगा तब इम्पीडेंस मिनिमम होगा, और उस फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे, रिजोनेंस। रिजोनेंस होने के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों की वैल्यू सेम होना जरूरी है। XC इक्वल XL, ये है कंडीशन फॉर रिजोनेंस। सो एलसीआर सर्किट में जब रिजोनेंस होगा तब इम्पीडेंस मिनिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगा। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। रिजोनेंस कब होगा? जब XC इक्वल XL होगा, इसलिए हमने लिखा है XC इक्वल XL। XC 1 बाय ओमेगा नॉट C, XL ओमेगा नॉट L। एक्चुअली XL हमें लिखा था ओमेगा L, XC हमने लिखा था 1 बाय ओमेगा C, लेकिन यहाँ हम ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट पुट कर रहे हैं, क्योंकि रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हमने ओमेगा नॉट कंसिडर किया है। ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल 1 बाय LC, ओमेगा नॉट इक्वल 1 बाय रूट ओवर LC। ये है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी मैंने कहा था कॉस फाई इस टर्म को पावर फैक्टर बोलते हैं। तो पावर फैक्टर की वैल्यू डिफरेंस सर्किट में कितना होगा उसको हमने निकाला है। प्योरली आर सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, उसमें फाई फेज डिफरेंस कितना था? प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस 0 था, इसीलिए cos 0 की वैल्यू कितना आया? 1। फाई मीन्स फेज डिफरेंस। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस 0 था, इसीलिए cos 0 उसका वैल्यू 1। cos फाई अगर 1 होगा तो पावर डिसिपेशन कितना होगा? पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा, ज़्यादा पावर यहाँ लॉस होगा। प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, L सर्किट और C सर्किट, इन दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री। L और C इन दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री। cos 90 डिग्री इक्वल 0, पावर डिसिपेशन मिनिमम होगा। LCR सीरीज सर्किट, LCR सर्किट में cos फाई की वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन नॉन ज़ीरो भी हो सकता है, इसीलिए 0 होगा तो मिनिमम होगा,
नॉन जीरो होगा तो मैक्सिमम होगा। एलसीआर सीरीज रिजोनेंट, उसमें फाई की वैल्यू कितना होते हैं, कॉस फाई की वैल्यू 0 होते हैं, इसीलिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होते हैं। और एक बात याद रखिए, प्योरली एल सर्किट और प्योरली सी सर्किट, इन दोनों सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाटलेस करंट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट फ्लो होते हैं उसको हम कहते हैं वाटलेस करंट, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम है, कॉस फाई की वैल्यू 0 है, वहाँ पावर लॉस नहीं होते हैं, इसीलिए वाटलेस करंट बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मर, इट इज़ ए डिवाइस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम लो टू हाई एंड वाइस वर्सा। ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक डिवाइस है। इस डिवाइस की मदद से हम एसी वोल्टेज को लो से हाई और हाई से लो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। प्रिंसिपल, द वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। टाइप्स, ट्रांसफॉर्मर दो टाइप्स के होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, व्हेन NS is greater than NP, the transformer is said to be a step up transformer. Next, step down transformer, when NS is less than NP, the transformer is said to be a step down transformer. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किसको कहेंगे, जिस साइड में आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा उसमें अगर टर्न्स ज़्यादा है तो हम उस ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे। देखिए यहाँ इनपुट में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, तो वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यहाँ देखिए इनपुट में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है लेकिन आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो आउटपुट में वोल्टेज कम मिलेगा, इसीलिए इसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम कहते हैं। थोड़ा वर्किंग समझ लीजिए, जब हम यहाँ एसी सोर्स कनेक्ट करेंगे तब इस वायर में करंट फ्लो होगा। एसी करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन फेनोमेना के जरिए समझ सकते हैं। जब कोई कॉइल में करंट चेंज होते हैं तब उसके पास जो कॉइल रहते हैं उस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ यानी कि वोल्टेज जनरेट होते हैं। तो ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर वर्क करते हैं। रिलेशन VP बाय VS इक्वल NP बाय NS इक्वल IS बाय IP। VP मीन्स प्राइमरी वोल्टेज यानी कि इनपुट वोल्टेज, VS मीन्स सेकेंडरी वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, NP मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जहां हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उस कॉइल में कितना टर्न्स है उसको हम NP, और जहां हमें आउटपुट मिलेगा उस कॉइल में कितना टर्न्स है वो होगा सेकेंडरी कॉइल, NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। IP मीन्स प्राइमरी करंट, IS मीन्स सेकेंडरी करंट। यहाँ जो करंट मिलेगा वो होगा सेकेंडरी करंट, यहाँ जो करंट फ्लो होगा वो होगा प्राइमरी करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज
or current for a complete cycle is 0. Average value for first half cycle 0.637 IM. IM means maximum value of current. For second half cycle minus 0.637 IM. दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0. और यहाँ वो बात कहा गया है कि कंप्लीट साइकिल के लिए एसी करंट और एसी वोल्टेज दोनों की एवरेज वैल्यू 0 है. RMS वैल्यू. RMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. The RMS value of alternating current is the value of direct current which would produce the same quantity of heat as that produced by the alternating current. IRMS equal IM by root over 2 equal 0.707 IM. VRMS equal VM by root over 2 equal 0.707 VM. IRMS और IM मीन्स पीक वैल्यू, दोनों के बीच ये रिलेशन है. देखिए एसी करंट को हम मेज़र कैसे करेंगे? एसी करंट के वैल्यू फिक्स नहीं होते हैं. एसी करंट की वैल्यू समय के साथ चेंज होते हैं. तो एसी करंट को हम कैसे मेज़र करेंगे? जब हमने एवरेज वैल्यू निकाला तब कंप्लीट साइकिल के लिए 0 आया. तो इस टेक्निक को भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं. उसके बाद एक नई टर्म डिराइव किया, वो है RMS वैल्यू. और ये RMS वैल्यू क्या है? डीसी करंट जिसको हम मेज़र कर सकते हैं. डीसी करंट जब हम कोई सर्किट पर अप्लाई करते हैं तब क्या होते हैं? हीट जनरेट होते हैं. तो उतना हीट प्रोड्यूस करने के लिए एसी करंट की वैल्यू कितना होना चाहिए? उसको हम क्या कहेंगे? RMS वैल्यू. डीसी करंट जितना हीट प्रोड्यूस किया उतना हीट प्रोड्यूस करने के लिए एसी करंट की वैल्यू जितना होगा वो होगा उसका RMS वैल्यू. सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना होगा. डीसी करंट ने जितना हीट प्रोड्यूस किया सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए एसी करंट की वैल्यू कितना होना चाहिए? उस करंट को उसको हम RMS करंट बोलते हैं. RMS वैल्यू हमें कैसे मिलेगा? पहले स्क्वायर करना होगा, उसके बाद मीन लेना होगा, उसके बाद रूट, तभी हमें मिलेगा RMS वैल्यू.